दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हिंदी के सवालों को लेकर हाजिर हूं और बहुत ही गजब की स्टाइल में दोस्तों हम लोग हिंदी कवर कर रहे हैं। लगभग हिंदी के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा हो रहा है, जैसे साहित्य विशेष पर तो हो ही रहा है। साहित्य विशेष में भी दोस्तों हम साहित्य पे चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं पे भी चर्चा कर रहे हैं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां जो हैं उन पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस वजह से टॉपिक भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा रस, छंद, संधि, समास, अलंकार, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द दोष, शब्द भेद, वाक्य भेद, मुहावरा, लोकोक्तियां, इन सबसे संबंधित भी दोस्तों सवालों को मैंने शामिल किया है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से सवाल आएगा तो निश्चित रूप से दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल बीपीएससी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी हिंदी जहां पूछी जाती है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा कोई पहला लेक्चर भी नहीं है, आज हमारा दोस्तों 52 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 1560 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। पहले आज की क्लास देखिए, अच्छा लगेगा तो निवेदन आप सभी से है कि पीछे की क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि तैयारी आपकी जो है बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया हो पाएगी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, हमने एक स्पेशल बैच भी दोस्तों बना रखा है बीपीएससी ट्री के लिए, और इस बैच के माध्यम से चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल देना हो, टीजीटी या पीजीटी, ये सबके लिए दोस्तों बहुत ही गजब का बैच है। आप पढ़ के देखिए, बहुत आनंद आएगा। मैं कह रहा हूं आप बैच बाद में ज्वाइन करो, एक बार बैच तक पहुंच के ना आप डेमो क्लास देख लो। डेमो क्लास देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी कितनी बेहतर हमारी क्लास की होती है, ठीक है। तो ये हमारा बैच है दोस्तों, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ के अपना सवाल देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सब आसान है और सब महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। सवाल दे रहा हूं मैं कि चुका भी हूं नहीं मैं, ये नाम ही है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कुछ यहाँ पे मिस्टेक है कि सर कैसा लिखा हुआ, बट यही इसका नाम है, जो रचना है इसका यही नाम है दोस्तों, चुका भी हूं नहीं मैं, ठीक है। चुका भी हूं नहीं मैं, ये किसकी रचना है? क्या यह शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है? नहीं दोस्तों, मंगल की रचना नहीं है। मंगल की रचना मिट्टी की बारात है, ठीक है। म से मंगल, म से मिट्टी की बारात, इनकी जो रचना है वो मिट्टी की बारात है। यशपाल जी की रचना बिल्कुल भी नहीं है। यशपाल जी ने दोस्तों झूठा सच लिखा था, ठीक है। यशपाल की सबसे फेमस जो रचना वो झूठा सच है, लेकिन उस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किस इनकी यशपाल जी की किस रचना पर मिला है? तो मैंने गजब का नाम बताया था, तेरी मेरी मेरी तेरी, इसी से याद रखेगा, ठीक है। प्रेम कहानी, अरे भैया वो तो गाने पे चले गए। इनकी रचना का नाम दोस्तों क्या है? मेरी तेरी उसकी बात। इससे दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है। मेरी तेरी उसकी बात, ये किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र भी दोस्तों यहाँ पे आपको जवाब नहीं देना है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इनको जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो इनकी रचना का नाम था भवानी को आप बांध नहीं सकते, किसमें? रस्सी में, बुनी हुई रस्सी दोस्तों इनकी रचना का नाम है, बुनी हुई रस्सी, ठीक है। बुनी हुई रस्सी। तो यह भी दोस्तों आपका इस सवाल का सही उत्तर नहीं होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। भीष्म साहनी की रचना का नाम क्या था दोस्तों? लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, तमस सिंह की रचना का नाम था, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी की, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह जी की ये तो पता चल गया सर कि चुका भी हूं नहीं मैं, ये इनकी रचना है, ठीक है। अब इनकी एक रचना दोस्तों कविताएं, कविताएं में दोस्तों याद रखेगा रचना है, एक रचना देखिए कुछ कविताएं, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कुछ कविताएं, यह इनकी रचना का नाम है। और एक रचना है कुछ और कविताएं, ठीक है। ये दोनों इन्हीं की रचना है, ठीक है, कुछ और कविताएं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि कुछ कविताएं यह किन की रचना है दोस्तों? यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ठीक है। और कुछ और कविताएं, यह भी दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक इसी तरह का नाम और भी है, इतने अपने पास, ठीक है। इतने अपने पास, ठीक है। क्या? शेर, इनका नाम में शेर लगा ना, शेर, शमशेर। इतने अपने पास शमशेर, चुका भी नहीं हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3-4 रचनाएं हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, बहुत प्यारी सी दोस्तों एक रचना है, आप पढ़ेंगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं इस सवाल का जवाब बहुत कम बच्चों को पता होगा।
सवाल आपने पढ़ा होगा, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, तो ये पंक्ति दोस्तों किसकी है? अब ज्यादातर लोग जानते हैं कि भाई झांसी की रानी वहां पहुंच जाते हैं, भैया राणा प्रताप राजस्थान वाले, झांसी की रानी झांसी वाली। तो भैया ज्यादातर बच्चे एग्जाम में ना सुभद्रा कुमारी चौहान जवाब देते हैं, जबकि ये उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत है। ठीक है, अब बात आता है कि क्या करें, कवि प्रदीप कर लें क्या? नहीं, कवि प्रदीप नहीं है यहाँ पे जवाब, गीतेश शर्मा भी नहीं है, कुंवर नारायण भी नहीं है। याद रखेगा यह किसकी रचना दोस्तों? यह श्याम नारायण पांडे जी की रचना। श्याम नारायण पांडे जी की रचना का नाम, उनकी जो कविता है उस कविता का नाम है हल्दी घाटी। ठीक है, उसी में दोस्तों इन्होंने यह वर्णित किया है। ठीक है, तो याद रखेगा इनकी रचना का नाम क्या दोस्तों? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। इसी तरह से एक रचना है इनकी जय पराजय। ठीक है, हल्दी घाटी भी इन्हीं के रचना का नाम है, जय पराजय भी दोस्तों इन्हीं के रचना का नाम है, और जौहर याद रखेगा, जौहर भी इन्हीं के रचना का नाम है, और जय हनुमान। ठीक है, जय हनुमान यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना का नाम है। ये सभी रचनाएं श्याम नारायण पांडे जी की हैं, और यहां से भी सवाल बनता है। बड़ा अच्छा सा है ना, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते थे इस सवाल को, लेकिन नाम नहीं पता था कि भाई इतनी बढ़िया लाइन किसने गढ़ा इस लाइन को। तो याद रखेगा श्याम नारायण पांडे जी ने गढ़ा है। इस तथ्य को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे रहा कादम्बिनी। ठीक है, कादम्बिनी पत्रिका है दोस्तों, इस पत्रिका का संपादन किसने किया है यह आपको बताना है। देखिए राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद की जो पत्रिका है उसका नाम था देश, अगर आपको याद हो तो। वैसे भी देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो यह आपको याद होगा। ठीक है, और यह रचना, यह जो इनकी पत्रिका है आती कहां से थी? वो पटना से आती थी, यह भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त दोस्तों बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। अंबिका प्रसाद गुप्त की जो पत्रिका थी उसका नाम था इंदु, और यह पत्रिका दोस्तों कहां से आती थी? यह पत्रिका काशी से आती थी। ठीक है, काशी से आती थी। दुलारे लाल भार्गव जी की पत्रिका का नाम था माधुरी। ठीक है, माधुरी। और बनारसी दास की पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? बनारसी दास। देखिए नाम बनारसी दास है, लेकिन पत्रिका आती थी कलकत्ता से। कहां से आती थी? कलकत्ता से यह पत्रिका निकलती थी। नाम जरूर बनारसी दास है, लेकिन आपका जवाब दोस्तों बनारसी दास नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्या नाम था दोस्तों यहां पर? बनारसी दास की पत्रिका का नाम क्या था जो कलकत्ता? यहां फिलहाल आपका जो सही जवाब है यह राजेंद्र अवस्थी जवाब हो जाएगा। जो कादम्बिनी पत्रिका है यह किससे संबंधित है दोस्तों? यह राजेंद्र अवस्थी जी से संबंधित पत्रिका है। तो जवाब तो आपका फिलहाल राजेंद्र अवस्थी जी होगा, ये आप याद रखेंगे। बनारसी दास याद रखेगा, बनारसियों का दिल दोस्तों बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखेगा विशाल भारत। ठीक है, इनकी जो पत्रिका है उसका नाम है विशाल भारत। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो सब याद आएगा, विशाल भारत। और आता कहां से था दोस्तों? तो यह निकलती थी दोस्तों कलकत्ता से। यह पत्रिका कहां से आती थी? यह बनारसी दास वाली जो पत्रिका है यह कलकत्ता से आती थी। ठीक है, और माधुरी तो ये अपने राजधानी से आती थी, लखनऊ से। ठीक है, माधुरी कहां से आती थी दोस्तों? ये लखनऊ से आती थी। बाकी अंबिका प्रसाद गुप्त जी की पत्रिका का नाम क्या दोस्तों? तो इंदु है, आपको जानते ही हैं। इसके पहले दोस्तों सुदर्शन नामक पत्रिका पढ़ा था ना, सुदर्शन, वो किसकी थी? सुदर्शन उनकी थी, अरे चंद्रकांता के राइटर, हाँ ठीक है, खत्री साहब की। ठीक है, वो भी दोस्तों काशी से आती थी। तो इस तरह से याद रखेगा। कर्मवीर पत्रिका पीछे आपने पढ़ा, वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका थी ना, कर्मवीर। हाँ, कर्मवीर जबलपुर से आती थी, मध्य प्रदेश। तो ऐसे करके धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे ना तो याद होते जाएगा। तो लगे हाथ आप सब कुछ पढ़ते चलिए, ये पढ़ने का तरीका होता है, इस तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, करा उतना वह सूरज है। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा रचना है, लेकिन मेरा उसमें कोई दोष नहीं है भाई, राइटर ने इसी नाम से लिखा तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। और ये रचना भी इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिल चुका है। ठीक है, कह रहा है उतना वह सूरज है, किसकी रचना? शिवमंगल सिंह सुमन की? नहीं, सुमन जी की रचना का नाम क्या दोस्तों? तो मिट्टी की बारात। ठीक है, मिट्टी की बारात। ठीक है, बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। यशपाल जी की रचना में दोस्तों मैंने बताया था सबसे पॉपुलर रचना, वैसे झूठा सच है, लेकिन इनकी रचना का नाम है मेरी तेरी उसकी बात। इस पर दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात। भवानी प्रसाद मिश्र, मैंने रस्सी से बांधने की बात किया था, तो याद रखेगा बुनी हुई रस्सी। ठीक है, बुनी हुई रस्सी यहां जवाब होगा। ठीक है, और शमशेर बहादुर सिंह के बारे में आज ही आपने पढ़ा है, चुका भी नहीं हूं मैं। ठीक है, चुका भी नहीं हूं मैं। ठीक है, चुका भी नहीं हूं मैं। ठीक है, ये दोस्तों नहीं,
चुका भी हूं नहीं मैं, ठीक है, चुका भी हूं पहले आता है, नहीं बाद में, नहीं मैं, ये दोस्तों इनकी रचना है। तो आपका आज का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत भूषण अग्रवाल। जी हाँ, इनकी रचना है उतना वह सूरज है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इनकी एक दो रचनाएं और आप याद रखेगा, इनकी एक रचना है उसका नाम है कवि के बंधन। क्या नाम दोस्तों, याद रखेगा, इनकी एक कृति है, उस कृति का नाम है कवि के बंधन। और हो सकता है आपसे पूछ दे भारत भूषण के बारे में, ठीक है, तो याद रखेगा, ठीक है, कवि के बंधन, जाग जाओ, ठीक है, जाग जाओ, ठीक है, अगर बंधन में हो तो जाग जाओ, इनकी अलग कृति का नाम है, ठीक है, तो याद रहेगा। इसी तरह से मुक्ति मार्ग, इनकी एक रचना का नाम है मुक्ति मार्ग, ठीक है, मुक्ति मार्ग। और एक दोस्तों बहुत गजब की कृति है, वो अप्रस्तुत मन, ठीक है, वो अप्रस्तुत मन, ये भी दोस्तों बहुत टॉप की कृति है। यहां से भारत भूषण के बारे में अगर कभी सवाल बनता है ना, वो अप्रस्तुत मन गजब की कृति है, इससे दोस्तों पक्का सवाल आता है, ये वाला तो कम ही देता है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ के रेडी रखिए, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे किसकी रचना दोस्तों, फिर से पढ़िए, शिवमंगल सिंह सुमन, तो बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा, क्यों, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना का नाम क्या दोस्तों, ठीक है, मिट्टी की बारात, इनकी रचना का नाम क्या है, मिट्टी की बारात है। यशपाल जी, तेरी मेरी उसकी बात, ठीक है, तेरी में, ठीक है। अच्छा ये देखिए, मेरी तेरी की तेरी, मैंने पीछे गलत तो नहीं लिख दिया ना, नहीं गलत तो नहीं लिखा होगा, ठीक है, मेरी तेरी है, ठीक है, सही है, ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है, उसकी बात, यह इनकी रचना का नाम था। सुदामा पांडे दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा। शमशेर की रचना का नाम क्या है, चुका भी नहीं हूं मैं, ठीक है, चुका भी हूं नहीं मैं, पहले हूं लिखना है, फिर नहीं लिखना है, फिर मैं लिखना है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। भारत भूषण अग्रवाल की रचना का नाम क्या है, इनकी रचना का नाम है उतना वह सूरज है, ठीक है, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, यह इनकी रचना का नाम है। बाकी सुदामा पांडे धूमिल दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। कल सुनना मुझे, यह सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना का नाम है। साहित्य अकादमी अवार्ड दोस्तों इनको भी मिल चुका है, ठीक है, तो ये तथ्य आप दिमाग में रखेंगे। करा भाषा के 3 रूप होते हैं, आप वो 3 रूप बता दीजिए, ठीक है। करा दृश्य भाषा जो दिखती है, लिखित भाषा जो लिखी जाती है, सांकेतिक भाषा जो संकेत हम करते हैं, ठीक है, जैसे ये 3 रूप है। क्या करा मौखिक लिखित या मूक भाषा, मौखिक लिखित या सांकेतिक भाषा, मौखिक श्रव्य और सांकेतिक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा। ज्यादातर बच्चे दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ई चूज करने में लगे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत जवाब है। जो सही जवाब है वो है मौखिक लिखित और सांकेतिक, ठीक है, पता था, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है आप क्या टिक करने वाले हैं, यही टिक किया आपने ना, ई नंबर बड़ा अच्छा सा आपको लगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जवाब नहीं होगा। जो भाषा के 3 रूप हैं वो मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं जानबूझ के ऐसे ऑप्शन बनाया कि आप कंफ्यूजन में आके गलत गलत जवाब दीजिए। करा किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है, एक्सीडेंटल सवाल है, सोच समझ के जाइएगा। जैसे रोड पर दोस्तों खतरे का सिंबल बना होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि डेंजर सवाल है। अब आप जवाब दीजिए। अब बच्चे ने कहा सर कृष्णा अर्जुन, यहां पे तो सर नहीं पूछा है ना, सर 25 को कर दीजिए। बच्चों ने क्या चूज किया, 25 को चूज कर दिया, 25 को, मैं कह रहा हूं गलत है। यहां सही जवाब होगा दोस्तों अंशुमाली। आइए मैं बता देता हूं दोस्तों, देखिए कृष्णार्जुन जो आप कर रहे हैं तो इसमें 2 शब्द हो जाएगा यहां पर, कृष्ण और अर्जुन, ठीक है, कृष्ण और अर्जुन। और आपने पढ़ा जब दोनों पदों की प्रधानता होती है तब द्वंद्व समास होता है। आपने क्या पढ़ा है, द्वंद्व समास में क्या पढ़ा है, याद रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की जो प्रधानता है ये द्वंद्व समास होता है। 25 दोस्तों इसका क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा 20 और 5, ठीक है, 20 और 5, ठीक है, ये हो जाता 25। अंशुमाली दोस्तों यहां हो जाएगा। बाकी उचिता अनुचित लिखा है तो इसका हो जाता है उचित और क्या हो जाता है अनुचित, उचित और अनुचित हो जाता है। भक्षा भक्ष लिखा है दोस्तों तो यहां भक्ष यानी भक्षण हो जाता है, अभक्ष दूसरा शब्द हो जाता है, ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या जवाब हो जाएगा, अंशुमाली आपका जवाब होगा। बहुत सारे बच्चों ने यहां मिस्टेक किया होगा, क्या है ना, कलम चलती है, शुरू में आपको जहां जवाब दिख जाता है काम भर का, बस वहीं से आप लौट जाते हैं, बाकी इतने स्पीड में होते हैं कि नीचे कभी देखते ही नहीं, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक।
ऐसे ही सवाल दोस्तों एग्जाम में भी बनते हैं, बहुत सोच समझ के आप दीजिए, तब जो है आप बता पाएंगे। आगे देखिए, करा उकार बहुला बोली मानी जाती, उकार बहुला बोली, ठीक है, कहां अवधि भाषा हो गया, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या एक से अधिक दोस्तों यहां पे सही है, आपको चूज करना। मतलब कहीं दो जगह पे दोस्तों उकार बहुला बोली बोली जाती है, तो याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, यह छत्तीसगढ़ी आपका जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में उकार बहुला बोली चलती है, ठीक है। देखिए दो तीन बोलियां होती है, जैसे सबसे पहले आप याद रखिएगा आकार बहुला, ठीक है, आकार बहुला बोली दोस्तों कहां बोली जाती है, अगर आकार लिख रहा है तो आकार में याद रखेगा हमेशा फिक्स है, ठीक है। इसमें लिखिए हरियाणवी, क्या लिखिए दोस्तों, इसमें लिखिए हरियाणवी, हरियाणवी में आकार बहुला होता है। दूसरा लिखिएगा दोस्तों कौरवी, ठीक है, कौरवी खास करके पश्चिमी हिंदी वाले में आता है दोस्तों। और इसके अलावा याद रखेगा दक्षिणी, हाँ, ये तीन जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये आ जाती हैं आकार बहुला, ठीक है। इसी तरह से ओकार बहुला भी होता है, क्या होता है, ओकार बहुला, ओकार बहुला। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ओकार बहुला कभी दे रहा है तो कहां कहां पे ओकार बहुला चलता है, तो याद रखेगा, चाहे आप ब्रज की बात कर लीजिएगा, ब्रज भाषा, चाहे दोस्तों आप बुंदेली की बात कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रज और बुंदेली भी दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, लेकिन यह ओकार बहुला के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और तीसरा लिख लीजिएगा कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी, ये तीनों भी दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह ओकार बहुला वाले हैं। वहीं दोस्तों हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी उठाएंगे तो यह आकार बहुला है, और छत्तीसगढ़ी जो दोस्तों यह उकार बहुला है, ठीक है, उकार बहुला। ये आप ध्यान देंगे, यहां ऊ का ज्यादा प्रोनाउंसिएशन होता है, यहां ओ का ज्यादा होता है, यहां आ का ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, सवाल ऐसा भी बनता रहता है परीक्षा में, तो पहले से आप अलर्ट रहिए, अपने आप को और मजबूत करके आगे ले जाइए, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या दे रहा है, कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद दोस्तों कौन सा है, कह रहा परमात्मा, देवर्षि, पितृण और पित्रादेश, ठीक है, या एक से अधिक सही है। अब देखिए ढूंढना पड़ेगा आपको, जैसे परमात्मा लिखा है दोस्तों तो यहां हो जाएगा परम धन आत्मा, परम धन आत्मा में तो दोस्तों यहां पे आपको दीर्घ स्वर संधि नजर आ रहा होगा, क्योंकि आ जाके म पे आ की मात्रा लगा देता है, और कहीं भी आ, चाहे आ जाए, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे बड़ा उ आ जाए, चाहे री आ जाए बड़ा, तो दोस्तों वहां दीर्घ स्वर संधि होता है, यानी ये जवाब तो सही है। देवर्ष में दोस्तों क्या हो जाता है, याद रखेगा देवधन ऋषि हो जाता है, ठीक है, देवधन ऋषि, तो यहां देवर्षि बन जाता है, तो यहां पर गुण संधि है, क्यों, क्योंकि यहां पर अर आ रहा है, देवर अर, ठीक है। पितृ में दोस्तों यहां डबल री होता है, वैसे आप देखेंगे तो ऐसे बनता है पितृ धन ऋण, ठीक है, यहां पे एक री आता है, एक री के साथ दूसरा री जुड़ जाता है, तो यहां भी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, मतलब ये भी जवाब हो सकता है। और पित्रादेश में दोस्तों क्या हो जाता है, पितृ धन आदेश, ठीक है, पित्रादेश हो जाता है, पितृधन आदेश, ठीक है, पित्रादेश, ठीक है। तो यहाँ पे त्र और क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे पित्रादेश हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पर दोस्तों अयादि स्वर संधि में आएगा, ठीक है, ये किस में आएगा, अयादि में आ जाता है, ठीक है। तो ये जवाब होगा नहीं, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक दोस्तों सही है। ऐसा भी जवाब दोस्तों मिल जाता है आपको बीपीएससी के पेपर में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन सही थे, इस वजह से मजबूरन जो है मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इस ऑप्शन का बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई ऐसा सवाल दे दिया जहां दो दो बातें सही हो रही हैं, एक से अधिक ऑप्शन में आपको सही उत्तर मिल रहा है, तब तो आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं कि दो में या तीन में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मिस्टेक मत कीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल आइए, थोड़ा सा देखिए चेंज नहीं करेंगे, मेरी आदत है, हम हमेशा घिसे पिटे चीजों पे काम नहीं करते। मैं सोचता हूं बच्चों को साथ हमेशा कुछ नया पुराना करते रहो, तब तो आनंद आएगा। आगे देखिए, कर माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, ठीक है, मन का फेर, ठीक है। यहां मन का बार बार आ रहा है, लेकिन दोस्तों अर्थ जो है अलग अलग है, ठीक है। और आप जानते हैं जब कभी दोस्तों अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, जब याद रखेगा शब्दों का अर्थ जो है दोस्तों, अर्थ अलग अलग हो, अगर अलग अलग हो तब दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तब उसे जो है यमक अलंकार कहा जाता है वहां पर, ठीक है। तो आपका जवाब सीधे सीधे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई तक आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए, कह रहा मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण, कैसा क्रिया विशेषण तो बताना है आपको। क्या कालवाचक है, समय की बात तो हो नहीं रही है, जब समय का बोध होता दोस्तों तब कालवाचक होता,
परिमाण भी नहीं है, क्योंकि यहां माप तौल का भी दोस्तों बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिलने की बात हो रही थी, यहां रीतिवाचक हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन गलत है, यहां रीतिवाचक दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। यह क्रिया विशेषण का एक भेद है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पर्यायवाची की दृष्टि से बताना दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मीन यानी सफरी यानी मछली, ठीक है, यानी मछली यानी झस, ठीक है, मछली की दोस्तों पर्यायवाची है यानी मत्स्य, ठीक है, ये मछली का पर्यायवाची होता है। खग परिंदा, खग लिख दे, बिहग लिख दे, ठीक है, या नभचर लिख दे, नभचर नभ में चरने वाला, या फिर चिड़िया लिख दे। तो दोस्तों ये सब मामला तो एक ही है, ठीक है। नौका तटनी नहीं दोस्तों, गड़बड़ कर दिया। नौका जो होता है दोस्तों, नौका यहां पे याद रखेगा ये अशुद्ध है, गलत दिया है। नौका का दोस्तों क्या हो जाता है, नौका का नाव हो जाता है, नौका का दोस्तों जहाज होता है, नौका का तरड़ी हो जाता है। पति का वामा नहीं होता दोस्तों, वामा पत्नी को कहा जाता है, वामा पत्नी को कहा जाता है। तो ये तो उल्टा ही दे दिया दोस्तों, यानी एक से अधिक दोस्तों गलत है, यानी यहां पर ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इस आधार पे दोस्तों ये वाला हो जाएगा, क्योंकि दो से दो जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इस आधार पर आप जो अपना उत्तर ऐसे भी दे दीजिएगा, तो हो सकता है परीक्षा में एक से अधिक सही दे दे, एक से अधिक गलत दे दे, इनमें से कोई नहीं दे दे, उपरोक्त सभी दे दे। तो ऐसे जो है ऑप्शन के साथ भी आप जो है घूमिए टहलिए और जवाब दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल दे रहा है कि रोशन ने दिनेश को डंडे से मारा। रोहन ने, ठीक है, कोई हो, रोशन मारे रोहन मारे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। इस वाक्य में वाच्य दोस्तों कौन सा है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। देखिए कर्ता के द्वारा ही दोस्तों यहां किया जा रहा है, तो यहां कर्मवाच्य तो आपको परेशान करने के लिए दे दिया ना, सीधा सीधा दे दिया कि रोहन ने मारा, ठीक है, रोहन ने मारा, तो सीधे फिर यहां पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्यों दोस्तों, यहां कर्ता की प्रधानता दिखा जा रही है, रोहन ने मारा, ठीक है, और रोहन क्या है दोस्तों, यहां पे कर्ता है। और आपने पढ़ा है कि अगर कर्ता की प्रधानता कभी आ जाए, ठीक है, कर्ता की प्रधानता अगर कभी आ जाए तो जवाब हमेशा क्या हो जाएगा, कृतवाच्य या कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऐसा यहां दिमाग पे जोरी नहीं डालना था। हाँ, ऐसे लिखता कि डंडे से दिनेश को मारा जाता है, अगर यही लिखता डंडे से दिनेश को पीटा जाता है, मारा जाता है, दिनेश को मारा जाता है, तब दोस्तों यहां पे क्या आ जाता, तब दोस्तों आप यहां कर्मवाच्य करते, ठीक है। समझिए कब होता कर्मवाच्य आपको पता होना चाहिए, यहां नहीं है, ठीक है, नहीं है सर मान लिया, लेकिन कब होता यह भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे नहीं, जब सवाल को ऐसे पूछता तब दोस्तों आप मानते, क्योंकि यहां कर्म की प्रधानता हो जाती। डंडा दोस्तों कोई संज्ञा नहीं है, कर्म में आ जाता, ठीक है। आगे देखिए, तर्क के द्वारा जो माना गया हो इसके लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। लिख रहा है तर्क संगत, क्या लिख रहा है, तर्क संगत, तर्क सम्मत, दो शब्द दे दिया है, यहां सम्मत दिया है, यहां संगत दिया है। तकावी, तकावी तो दोस्तों एक तरह का विशेष ऋण होता है जो मुगल काल में भी दोस्तों एक्टिव था, सल्तनत काल में खासकर देखा जाता है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक के समय तकावी जैसे ऋण मिलते थे, या कृषि संबंधित ऋण होते थे। तटस्थ ये तो अपनी जगह। अब देखिए ज्यादातर बच्चे सोचेंगे एक से अधिक सही है, लेकिन ये गलत जवाब दोस्तों। यहां मानने की बात हो रहा, तो मानने को हमेशा सम्मत बोलते हैं, ठीक है। सम्मत का अर्थ मतलब क्या होता है, मानना, ठीक है। तर्क संगत मत कीजिएगा, ज्यादातर बच्चों ने यहां संगत चूज किया होगा। हम आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। तर्क संगत नहीं मेरे मित्रों, तर्क सम्मत होगा, क्योंकि मानने की बात हो रही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। करा किस छंद में मात्राएं एक समान होती हैं, तो चेक करना पड़ेगा। सोठा में मात्रा कितना होता है दोस्तों, तो 11-13 मात्रा होता है, कुल संख्या 24 हो जाता है। रोला में भी दोस्तों 11-13 मात्रा होता है, कुल संख्या 24 हो जाता है। दोहा में दोस्तों 13-11 मात्रा होता है, कुल संख्या 24 हो जाता है। तो मामला है कि देखिए 13-11 है, लेकिन इन दोनों में सब सेम है, तो याद रखेगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही है जहां मात्राएं सेम होती हैं। बोलिए सेम है कि नहीं भाई, सेम है कि नहीं, ठीक है। रोला और सोठा में मात्राएं सेम होती है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों एक से अधिक जो है सही हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा सूखे धान पर पानी पड़ना। मैं बताऊं आज 99% नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगा कि 100% बच्चा गलत जवाब देगा। 99.99 नहीं, आज तो 0.11% भी कोई बच्चा नहीं है जो इस सवाल का सही जवाब दे। इवन हम झूठ क्यों बोले यार, जब ये सवाल मेरे सामने आया ना, मैंने खुद ही गलत जवाब दिया। आपको क्या लगता है नितिन सर क्या बहुत बड़े व्याकरण के ज्ञाता हैं, हमसे गलती नहीं हो सकती, हम 100 में 100 सही करते हैं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्यों अपने आप को बहुत बड़ा प्रदर्शित करना,
भाई आप ही जैसे हम भी हैं, जैसे आप सवाल देखते हैं, क्या मुझे कभी कोई नया सवाल नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता भैया? जो इंसान पढ़ेगा उसको नया मिलेगा। मुझे आपके लिए नए नए सवाल ढूंढने पड़ते हैं, मुझे भी नए नए सवाल मिलते हैं। लेकिन अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं सवाल जब गूगल पे सर्च करता हूँ, किताब में तो बचा ही नहीं है, तो अब मैं किताब से सवाल बनाना बंद कर दिया। अब मैं सीधे गूगल पे जाता हूँ और वहां से सवाल ढूंढता हूँ। तो अब क्या, सवाल पढ़ते पढ़ते अब हमेशा तो नया सवाल मिलेगा नहीं। अब 10 20 30 25 सवाल पढ़ते पढ़ते कोई एक सवाल अच्छा लगता है। अच्छा, सवाल में पढ़ता कैसे हूँ? जो एकदम बेकार होता है, जो थोड़ा भी कठिन लगता है उसको टिक करता हूँ। टिक करते करते कोई सवाल ऐसा भी मिल जाता है जो मैं टिक करता हूँ, उत्तर गलत होता है। धक्का लगता, धक्करी गुप्ता क्या हो गया तुमसे? हाँ गलत हो गया, गलत हो गया। कहीं गलत हो गया, क्या सोच लिए? तो मैं उस सवाल को जरूर शामिल करता हूं अपनी क्लास में कि चलो आज गलती हो गया, लेकिन एक बार अभी हमारी डिक्शनरी में आ गया तो फिर दोबारा जीवन में गलती होने वाला नहीं है। तो मैं कभी कभी ऐसे सवाल भी ढूंढ के लाता हूं। ये सवाल जब मैं पढ़ा तो मैं क्या जवाब दिया, मैं सुना रहा हूं आपको। करा, सूखे धान पर पानी पड़ना। पहला ऑप्शन मिला दशा सुधरना, दूसरा मिला दशा बिगड़ना, तीसरा मिला सही समय पर सहायता न मिलना, चौथा था का वर्षा जब कृषि सुखाने, पांचवा ऑप्शन था ही नहीं। मैं जब ऑनलाइन देखा तो 4 ही ऑप्शन मिला, पांचवा मैंने अपने से जोड़ दिया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन मिला। मैंने जो चूज किया था, गुप्ता जी ने चूज किया था ऑप्शन नंबर सी, कि सही समय पे सहायता नहीं मिला, तब कह रहा है कि सूखे धान पर पानी पड़ गया। यही किया था मैंने। आपने क्या किया? चलो हो सकता कोई बच्चा यहां 5वां कर दिया हो, ठीक है, कि काम बिगड़ जाने के बाद सहायता प्राप्त होना ना, थोड़ा सा इससे अपोजिट हो गया कि यहां समय बीत गया और सहायता नहीं मिला। यहां क्या है कि पहले काम खराब हो गया, बाद में सहायता मिल रहा है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन भैया दोनों उत्तर गलत है। फिर जो अगला झटका क्या लगा, फिर दोबारा रिफ्रेश किया तो मुझे लगा ये वाला उत्तर होगा, का वर्षा जब कृषि सुखाने। हाँ, क्या बरस के क्या होगा जब कृषि खराब हो गया, तो ऐसा मैंने सोचा, फिर पता चला ये भी गलत हो गया। अब जैसा आप करते हैं, मेरा दिल भी कहा गुप्ता अब मत करो, ठीक है, बहुत बेइज्जती हो गई तुम्हारी, अब नहीं, अब नहीं, अब सीधे सीधे उत्तर देखो। जब उत्तर देखा तो पता चला उत्तर है दशा सुधरना। हमने कहा कुछ तो गड़बड़ है, जैसा आप सोचते हैं। मैंने इस सवाल को कॉपी किया और गूगल में सर्च किया कि भाई इसका सही जवाब दे दो, पता चला कि नहीं यही उत्तर है। अरे हमारे गूगल सर्च करने से जवाब थोड़े बदल जाएगा, यही उत्तर है, दशा सुधरना। अब मुझे आप ये बता दो कि अगर टीचर ऐसे सवालों को बच्चों तक न पहुंचाए, मैं कह रहा हूं बच्चों से क्यों गलती नहीं होगी? हाँ, क्यों गलती नहीं होगी? सीधा सीधा लिखा है सूखे धान पर पानी पड़ना और उत्तर दे रहा दशा सुधरना। हाँ, दशा सुधरना। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ऐसा ही जवाब है, मैंने किया जितना मुझसे हो पाया तो मैंने किया, लेकिन अब उत्तर यही है, आप ज्यादा दिमाग न खर्च कीजिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। कह रहा इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों और कहां आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। मैंने आपको पढ़ाया था, कहीं भी दोस्तों लेकिन शब्द मिल जाए, कहीं भी दोस्तों किंतु शब्द मिल जाए, कहीं भी दोस्तों परंतु शब्द मिल जाए, कहीं भी दोस्तों और शब्द मिल जाए, कहीं भी दोस्तों इसलिए शब्द मिल जाए, कहीं भी दोस्तों अथवा शब्द मिल जाए, कहीं भी दोस्तों ये सारे शब्द मिल रहे हैं ना, तो आप हमेशा याद रखिए कि वहां क्या उत्तर होगा आपका? संयुक्त वाक्य जवाब है, बाकी के बारे में सोचना ही नहीं। ठीक है, तो यहां और मिल गया, सीधे सीधे आपका जवाब ऐसा हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस दोस्तों कौन सा है? वैसे अगर रस के भेद देखेंगे तो 8 भेद कौन मानता दोस्तों? 8 भेद ये भरत मुनि जी मानते हैं। ठीक है, तो भरत मुनि जी यानी किसे भेद नहीं मानते हैं। तो 8 के बाद दोस्तों 9वां भेद आया, जिसे हम कहते हैं शांत रस। क्या कहते हैं? शांत रस। लेकिन आप इतना स्पीड में थे कि आपने निर्वेद जवाब दे दिया। निर्वेद कोई रस का नाम नहीं है, निर्वेद अस्थाई भाव का नाम है, रस का नाम शांत है। ठीक है, इसका अस्थाई भाव दोस्तों क्या है? इसका अस्थाई भाव यह क्या दोस्तों? यह निर्वेद है, अस्थाई भाव का नाम निर्वेद है, यह आप ध्यान देंगे। बाकी अगर ध्यान देंगे तो 10वां रस दोस्तों किसे माना गया है? यहां वात्सल्य आ जाता है। क्या आ जाता है? वात्सल रस आ जाता है 10वें नंबर पे ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, वात्सल्य। हाँ, इसी तरह भगवत विषय को दोस्तों 11वां रस मान लिए हैं कुछ लोग। ठीक है, 11वें नंबर पे लोग भगवत विषयक रख दिए। क्या रख दिए हैं? भगवत विषयक। ठीक है, भगवत विषयक। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। फिलहाल आप 8-9 तक रहिए, ज्यादा सही है। इस तरह से इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, यहां पर दोस्तों जो दे रहा है प्रचार के लिए है। प्रचार इसलिए है कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी ना कि हमारे पास क्या है आपके लिए। बैच है दोस्तों, आप बीपीएससी के बैच तक आइए दोस्तों। दुनिया में तो अलग अलग टाइप के बैच मिले, मैंने एक कॉमन बैच बना दिया कि आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल देना हो, टीजीटी देना हो, पीजीटी देना हो, आप एक बैच पढ़ो, इससे आपका ये चारों एग्जाम कवर हो जाएगा। केवल ये चारों ही नहीं दोस्तों,
आगे भविष्य में कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए आपको हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी। मतलब हिंदी विषय में हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है आपकी, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ही बैच है। बाकी हमारा जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। आप पहले पढ़ो तो सही, डेमो देखो भाई, मत बैच परचेज करो। मैं बार बार आपको समझाता हूं कि डेमो तक तो आओ, डेमो एक बार देखो, तब आप जो है समझ पाओगे क्लास की क्वालिटी क्या है। करा दिए गए वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है, जरा उसका चयन कीजिए। करा मेरी बात सुनकर उसके आंख से आंसू टपक पड़े या निकल पड़े, एक ही बात है। उसके आंख से, ठीक है, उसके आंख से टपक पड़े, मेरी बात सुनकर से आंसू। तो दोस्तों यहां मामला ठीक है, उसके आंख में दोस्तों गड़बड़ है, ठीक है। मेरी बात सुनकर, ठीक है, उसके आंख से नहीं, ठीक है। यहां पर अब आप बताइए मुझे एक बार कमेंट करके क्या मिस्टेक हो सकता है। अगर यहां पे मैं कह रहा हूं गलती है तो क्या गलती है? मेरी बात सुनकर, ठीक है, उसके नहीं, मैं आपको बता ही दे रहा हूं। आंख दोस्तों स्त्रीलिंग होता है। क्या छोटी छोटी बात के लिए आपसे जवाब मांगू मैं, ठीक है। स्त्रीलिंग होता है और यहां पे हो जाता है उसके की जगह हो जाता है उसकी। क्या हो जाएगा? उसकी हो जाएगा। यही मिस्टेक था। पूछता तो आपको ये लगता है कि गुप्ता जी को लगता है नहीं आ रहा है, इसीलिए हमसे सवाल कर दी। कई लोग ऐसा कमेंट करके बोले हैं कि सर जो आपको नहीं आता वही वाला पूछते हैं क्या? ऐसा नहीं भैया, जो हमको थोड़ा कठिन लगता है कि आपको परेशानी होगी वो पूछता हूं। देखिए मैं पूछने के पीछे रीजन भी क्या है, पूछता इसलिए हूं ना, मान लीजिए कोई चीज कठिन है जो हमको नहीं आता है, वहां मैं हमेशा स्टार लगाता हूं। आप ध्यान दीजिए, मेरी क्लास में अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको अक्सर ऐसा मिलता होगा कि जहां मुझे डाउट होता है मैं तुरंत एक स्टार लगाता हूं कि भैया इसको एक बार ढूंढ लीजिएगा। मुझे उस टाइम जो आता रहता हूं मैं बोल भी देता हूं, प्लस स्टार भी लगा देता हूं कि एक बार आप कंफर्म कर लेना। सही है तो अपने पास रखना, गलत है तो इसको हटाकर इसको अमेंडमेंट कर लेना, इसको चेंज कर लेना। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। लेकिन मैं आपको इसलिए देता हूं कि जब कोई नई चीज मिलती है और आप ढूंढेंगे ना तो वो चीज आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। क्योंकि आपने ढूंढा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल दोस्तों अरबी शब्द नहीं है, फारसी भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है, तुर्की शब्द है। तभी तो बाबर ने अपनी रचना जो बाबरनामा किया वो तुर्की भाषा में किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा बाबर की रचना का नाम क्या है दोस्तों? बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा। और ये किस भाषा में है दोस्तों? इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा तुर्की है। क्या है? तुर्की है, इसको याद रखेंगे। और फारसी दोस्तों यह मुगलों की राजभाषा थी। भारत में मुगलों की राजभाषा क्या थी दोस्तों? मुगलों की राजभाषा फारसी थी। यह सवाल भी जीएस का है, तो इसको भी लगे हाथ आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़िए। कह रहा विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो जरा ढूंढिए। कह रहा वक्र का सरल होता है, ठीक है। वक्र मतलब क्या होता है दोस्तों? वक्र मतलब टेढ़ी लाइन होता है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। विरह का मिलन हो जाता है, ये भी सही है। सम्मुख का उन्मुख, आप बताओ। सम्मुख का उन्मुख नहीं दोस्तों, सम्मुख का विमुख होता है, ठीक है। सम्मुख का क्या हो जाता है? विमुख होना चाहिए, ये होना चाहिए। सार्थक का निरर्थक होता है, ये सही है। तो एक से अधिक गलत नहीं दोस्तों। क्या जवाब होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा, ठीक है। कि सम्मुख का अपोजिट क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। इसे आप अपने ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। कर निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द दोस्तों तत्सम है, ये बताइए, ठीक है। कर पीला पलंग, ठीक है। सभी शब्द तत्सम है? नहीं, सभी शब्द तत्सम नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, एक ही में तो मिलेगा तत्सम। हाँ ठीक है। ये दोस्तों दोनों शब्द जो है तद्भव है। ये क्या है दोस्तों? ये दोनों शब्द आपके तद्भव हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि पीला का पीत हो जाता है और पलंग का पर्यंक हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगर आप यहाँ करते भी तो यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ पीत शब्द आता और दूसरा दोस्तों पर्यंक शब्द आता। क्या आता? पर्यंक आता, तब दोस्तों तत्सम होता। उसी तरह से गधा के लिए क्या शब्द आता दोस्तों? गधा के लिए गर्दभ शब्द आता और कुम्हार का कुंभकार हो जाता। क्या हो जाता? कुंभकार, ठीक है। ये म है, कुंभकार हो जाता, ठीक है। और कुक्कुर और अमूल्य ये आपका तत्सम शब्द है, इसको ध्यान देंगे। ये आपका क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। और नव्य और स्वर्णकार भी दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। यानी एक से अधिक दोस्तों सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। कुक्कुर आप जान ही रहे हैं, कुत्ता तद्भव शब्द है। कुक्कुर दोस्तों तत्सम शब्द है। और अमूल्य भी दोस्तों तत्सम शब्द है। नव्य भी तत्सम शब्द है। और यहां पर ये जो लिख रहा है स्वर्णकार, सोनार को कहते हैं, यह भी तत्सम शब्द है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ई जो है इस सवाल का
सही उत्तर हो जाएगा। करा किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले होती है? सबसे पहले प्रतीति मतलब जो दिखता है, कौन सी शब्द शक्ति सबसे पहले दिखता है? तो सबसे पहला होता है अभिधा, ठीक है, उसके बाद व्यंजना, उसके बाद लक्षणा। तो सिंपल सी बात है, एकदम सीधा सटीक जवाब है दोस्तों। जिस बच्चे ने कहा था सर परिभाषा टाइप का सवाल बनाइए, उसी टाइप का सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अ, अनु, अभि और अप उपसर्ग है? तो देखिए अधिकार, ठीक है, अधिकार में तो मिलेगा नहीं, अधिक धन अतिक्रमण में अतिधन क्रमण हो जाएगा, अधोमुख में अधधन मुख हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अवैतनिक में अ मिल सकता है, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, जैसे लिखा है यहाँ पे अवैतनिक, ठीक है, तो अधन वैतनिक यानी बिना वेतन के अवैतनिक हो सकता है। अनुदान में दोस्तों अनुधन दान हो सकता है, अनुधन दान हो सकता है। अभियुक्त में दोस्तों अभिधन युक्त हो सकता है, अभिधन युक्त मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, हो सकता हो करे, हो सकता ना करे। अपघर्षण में यहाँ अप हो सकता है, अपधन घर्षण बराबर अपघर्षण हो सकता है, ठीक है। पूछा क्या था? अ, अनु, अभि और अप, यही हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये हो सकता है अपघर्षणीय। आकर में अ मिल रहा है और अंतर्दृष्टि में अंतर मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंतर मिल रहा है और आपसे पूछा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अनधिकार में अन हो जाता है, पहले अन दिया नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कीजिए, यही दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर नजर आ रहा होगा, ठीक है, आपको भी आ रहा होगा, तो पढ़िए। आगे देखिए, यहां पर तार्किक क्रम में दोस्तों आपको व्यवस्थित करना है, करते हैं। करा आज हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त है, और अंतिम लाइन दे रहा है फिर भी हिंदी को यह सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं है। अब आपको अपने हिसाब से दोस्तों यहां सेट करना है और बताना है, ठीक है, तो आइए सेट करते हैं दोस्तों। करा न जाने कितनी समितियां और अकादमियां सक्रिय हैं, यह नहीं सॉरी समस्त विश्व के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुल चुके हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को समस्त विश्व में प्रतिष्ठित करने वाले प्रशासनिक माध्यम कार्यरत हैं। उच्च स्तरीय हिंदी अध्यापन की व्यवस्था के साथ ही संस्थान भी गतिशील हैं, फिर भी हिंदी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं है। अब देखिए शुरू कैसे करेंगे, पहली लाइन और आखिरी लाइन तो फिक्स है, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों कहां से? न जाने कितनी समितियां, अभी नहीं, ये नहीं, हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त है, पहले पॉजिटिव बातें करिए, फिर समस्त विश्व के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुल चुके हैं, क्षेत्र की बात कर रहा है, तो हिंदी भाषा और साहित्य को समस्त विश्व में प्रतिष्ठित करने वाले विद्यालय, विद्यालय की बात जब होगी तो यहाँ पे हम एक साथ कर लेंगे, जब कभी ल की बात आएगी तो उसके साथ हम र को जोड़ के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ साहित्य की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। उच्च स्तरीय हिंदी अध्यापन की व्यवस्था के साथ संस्थान, पहले संस्थान को गतिशील कराते हैं, मेरे हिसाब से पहले दोस्तों संस्थान को गतिशील कराते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आप वह वाला रखिए, वह रखिए, पहले संस्थान को गतिशील कराते हैं, ठीक है। पहले संस्थान क्या हो जाए दोस्तों? गतिशील हो जाए, चलना शुरू हो, गतिशील माने चलना, पहले संस्थान चलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा दोस्तों? फिर जो है फिर विभाग खोला जाएगा, ठीक है, विभाग खोला जाएगा, ठीक है। विश्व में क्या होगा? अलग अलग स्थानों पे हिंदी विभाग जो खोले जाएंगे, ठीक है, विभाग खुलेगा। फिर विभाग के बाद क्या कर सकते हैं? प्रशासनिक माध्यम भी हम यहाँ व्यवस्थित कर देते हैं, जोड़ करके ल वाला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर देते हैं? यहाँ प्रशासनिक माध्यम की बात करते हैं, प्रशासनिक माध्यम, प्रशासनिक माध्यम की बात करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। और अंतिम में दोस्तों क्या बच रहा है आपका? यह वाला ना, फिर समिति वगैरह आ जाएगा, न जाने, हाँ, यहाँ से नकारात्मक रखेंगे, न जाने वाली लाइन, तब दोस्तों अंतिम में ये भी नकारात्मक आ जाएगा। तो इस तरह से व र ल य, व र ल यह मिल रहा है कहीं पे, पहले भी मिल रहा है ना, तो ये वाला दोस्तों आप कर सकते हैं जवाब। इस करिए सेट, थोड़ा सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, मेरे सामने भी ऐसे सवाल पहली बार ही आते हैं, ठीक है, तो इसको जरा आप ध्यान से पढ़िए और कीजिए, अपने आप जो है सटीक होगा, ठीक है। चलिए आज फिर से दोस्तों मैं एक बार एनसीईआरटी में बायोलॉजी से कुछ गद्यांश जो है यहाँ पे तैयार किया हूँ, ठीक है, बायोलॉजी से, ठीक है। तो आपने कहा था ना कि सर जीके जीएस के भी सवाल आप देते चलिए, तो जीके जीएस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। देखिए एक प्यारा सा सवाल यहाँ पे दे रहा है कि कोशिका का केंद्रक कौन सा भाग होता है? कोशिका का केंद्रक क्या होता है? करा साइटोप्लाज्म होता है, नाभिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या राइबोसोम होता है, ठीक है। आपको बताना क्या होता है, जब ये पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। करा पौधों और पशुओं की कोशिकाएं जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर विभिन्न प्रकार के कोशिकी भाग होते हैं, जैसे नाभिक होता है, कोशिका झिल्ली होता है, साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका नाभिक का केंद्रक होता है, ठीक है, याद रखेगा। नाभिक जो होता है वो कोशिका का केंद्र, उल्टा मैं बोल दिया, नाभिक जो होता है कोशिका का
केंद्रक होता है। और आपसे पूछा है कि कोशिका का केंद्रक कौन होता है, तो याद रखिएगा नाभिक होता है, जैसा कि यहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है। सीधा सीधा जवाब आपने दे दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, और भी आगे पढ़ लीजिए। कह रहा जो आनुवांशिक सामग्रियों को यानी डीएनए को संग्रहित करता है, यह इसका काम रहता है। अगला सवाल, कह रहा किस कोशिकीय अंगक को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, आप सभी बचपन से पढ़ते हैं पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कोशिका झिल्ली एक पतली परत होती है जो कोशिका को उसके परिवेश से अलग करती है और सामग्री के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न कोशिकीय अंगक यानी ऑर्गन्स तैरते रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ये कहां तैरते हैं दोस्तों, ये साइटोप्लाज्म पर ही दोस्तों तैरते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन करता है, इसीलिए दोस्तों इसे ऐसा नाम देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। करा पौधों की कोशिकाओं में कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? करा माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, क्लोरोप्लास्ट या कोशिका झिल्ली। आप सभी जानते हैं इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियां भी दोस्तों हरी होती हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो यहां पढ़िए, कहीं मिलेगा आपको। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में एक अतिरिक्त विशेषता होती है कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, करा कोशिका भित्ति एक कठोर परत है जो पौधों की कोशिकाओं को संरचना और मजबूती प्रदान करती है। और क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों एक प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसकी प्रक्रिया में शामिल होते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। इन विशेषताओं के कारण पौधों और पशुओं की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भिन्नताएं आ जाती हैं, क्योंकि पशुओं में दोस्तों ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा पौधों की कोशिकाओं में कौन सी अतिरिक्त संरचना दोस्तों पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति और क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां लिखा था कि यहां पे कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट दोस्तों ये दो अलग चीजें पाई जाती हैं, तो इस वजह से यहां पे जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जो झिल्ली है इसका मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन का कार्य तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का है। किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम दोस्तों जो है ऊर्जा उत्पादन, ये आप जानते हैं। कह रहा आनुवांशिक सामग्री को संग्रहित करना। ठीक है, संग्रहित करना या सामग्री का प्रवेश और निकास नियंत्रित करना। तो जो झिल्ली दोस्तों ये निकास को ही नियंत्रित करती। देखिए यहां लिखा है। ठीक है, यहां से पढ़िए। कह रहा कोशिका झिल्ली एक पतली परत होती है जो कोशिका के परिवेश से अलग करती है और सामग्री के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। तो यहां आप कह सकते हैं ये वाला आपका जवाब हो सकता है। इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो सी वाला कि सामग्री का प्रवेश और निकास जो है ये नियंत्रित करती है, इस हिसाब से दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मजा आया पढ़ के ना? कुछ तो नया सवाल मिला ही होगा। जीएस का दोस्तों टेंशन आप छोड़ दीजिए, जीएस मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है। एक बार मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए अगर आप 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक का लेक्चर देखते हैं तो उसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। 46 से लेकर 91 तक पढ़ते हैं तो मिडावल कंप्लीट हो जाएगा। 92 से लेकर 150 तक पढ़ते हैं तो मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। 151 से 230 तक पढ़ेंगे तो आपका संविधान विषय कवर हो जाएगा। 231 से 330 तक आएंगे तो जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और 331 से 420 तक आ जाएंगे तो दोस्तों आपका विश्व का भूगोल अभी चल रहा है। 90 लेक्चर दोस्तों आपको दिया जा चुका है। आप आइए साथ में पढ़िए। सर कैसे पढ़ें, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, समस्या हो रही तो एक काम कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 7007734525। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों, इस पर आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। आप लिख के भेजिए आपको कौन सा विषय पढ़ना है। ठीक है, हमारी टीम आपको सीधा सीधा प्लेलिस्ट आपको भेज देगी, आप आराम से पढ़ लीजिए। अगर ढूंढने में आपको मेहनत हो रहा है कि सर इसको कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, पीडीएफ कैसे देखें, तो सब दोस्तों आप इस व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे फोन करने लगते हैं। देखिए हो सकता है कि आपका फोन किसी ऐसे टाइम पे आ रहा हो जब टीम जो है व्यस्त हो किसी और कार्य में, हो सकता है ना। ठीक है, जैसे आप ही दिन भर नहीं खाली रहते हैं वैसे लोग हैं भाई, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए आप ना हमेशा कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए। व्हाट्सएप पे जब एक मैसेज दे देंगे तो हमारी टीम फुर्सत निकाल के खुद ही मैसेज रीड करके आपको जो है कनेक्ट करेगी, अपने से जोड़ेगी। तो आपको कोई विषय पढ़ना है, कुछ फ्री में पढ़ना है, जरूरी नहीं कि मैसेज केवल तभी कीजिए जब आप कुछ खरीदिए। अरे भाई आप स्टूडेंट हैं, हम शिक्षक हैं, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना। तो पैसा कहाँ बीच में आ गया भाई? पैसा कैसे बीच में आ गया? पैसा नहीं, वो सेकेंडरी मैटर है। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स नहीं खरीदा तो आप नितिन सर से कुछ पूछ नहीं सकते हैं। बिल्कुल आपका जो है फर्ज बनता है, हक बनता है।
और अगर आप सच में अवेयर हैं तो आपके लिए हमेशा स्टडी 91 का दरवाजा खुला है। आपकी हर समस्या का समाधान हम करेंगे। आप केवल व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए, बताइए तो कि सर यही समस्या है, फिर हमारी टीम आपको खुद समस्या का समाधान कराएगी। ये हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इस पर जुड़िए दोस्तों, बढ़िया जो है आपकी तैयारी हो जाएगी और गजब के कंटेंट भी दिए गए हैं, पढ़ने में आपको खुद ही समझ आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।